नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास के बारे में और उन समास में सबसे पहले बात करेंगे समास का परिचय, फिर समास के भेद और फिर समास के भेदों में अविभाज्य समास के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं समास के बारे में। दोस्तों, समास शब्द की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले उनकी व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि समास शब्द किस शब्द से बना है और कौन सी धातु लगी है, कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समास शब्द की व्युत्पत्ति या रचना। समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु एवं गय प्रत्यय के योग से बना है, अर्थात सम अस गई अर्थात समास। तो दोस्तों, यहाँ पे सम जो है दोस्तों उसका अर्थ होता है पास, और अस्क जिसमें गय प्रत्यय लगने से शब्द बनता है आस, जिसका अर्थ होता है बैठना। अगर इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा कि आपस में या पास में बिठाना। दोस्तों, बिठाना किनको है? शब्दों को। जो अलग अलग किए हुए शब्द हैं उनको अगर आप पास में बिठाओगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि हाथों में है वीणा जिसके, या आपने एक वाक्य बोला, अगर इसको उन शब्दों को वापस आपस में बिठाओगे एक करके तो वो क्या होगा? वीणा पानी। तो इस प्रकार समास का अर्थ क्या हुआ कि संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि समास की परिभाषा। समास की परिभाषा में दोस्तों, समसनम समासः बहुपदानां मेलने एक पद भवनम परस्पर अन्वितानां समास विग्रह पदानां एकत्रीकरणम समासः। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो समसनम समास का अर्थ हुआ यहाँ पे दोस्तों परिभाषा संक्षिप्तीकरण, अर्थात किन्हीं शब्दों का छोटा रूप लिखना ही समास है। फिर बहुपदानां मेलने एक पद भवना, अर्थात बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनाना ही समास है। दूसरे रूप में देखा जाए तो परस्पर अन्विता नाम, अर्थात परस्पर संबंधित जो शब्द हैं जिनको आपने समास विग्रह करके अलग अलग किया, उन पदों को एकत्रीकरण करके उनको वापस मिला के एक करना क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका वो समास कहलाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे मुख्य बात की जाए तो अधिकतर एग्जाम में जो समास की परिभाषा पूछते हैं वो पूछते दोस्तों समसनम समास। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे, समसनम आगे दे ऑप्शन में दे रखा समास, संधि, प्रत्यय। तो आपको दोस्तों यहाँ पे परिभाषा अगर याद होगी तो आपका ऑप्शन समास वाला सही होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं समास विग्रह के बारे में। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करना विग्रह कहला, अर्थात जो पद समस्त है एक जैसा है उन पदों को वापस अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है। जैसे एक शब्द है निर्मक्षिकम, दोस्तों यहाँ पे शब्द है निर्मक्षिकम। दोस्तों यहाँ पे ये र नहीं आएगा, निर्मक्षिकम। तो दोस्तों इनको अलग करना क्या कहलाएगा दोस्तों? समास विग्रह। जैसे इनको अलग कर रखा है मक्षिकाणाम अभावः। अब बात करते हैं समास विग्रह के भेद के बारे में। समास विग्रह के भेद, तो दोस्तों समास विग्रह के दो भेद बताए हैं, एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। ठीक है दोस्तों, लौकिक विग्रह किसे कहते हैं, अलौकिक विग्रह किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। दोस्तों, लौकिक विग्रह का अर्थ होता है लोक या जन साधारण में प्रयोग, जैसे मक्षिका नाम अभाव, अर्थात जिन शब्द में जिसका मूल शब्द न दिया हुआ हो। जैसे मक्षिका नाम, यहाँ पे दोस्तों मक्षिका नाम का मूल शब्द नहीं है, यहाँ पे मक्षिका नाम में कोई षष्ठी विभक्ति कर रखी है किसी शब्द की और अभाव शब्द जोड़ा है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो जन साधारण में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होगा वो आपका लौकिक विग्रह कहलाएगा। और अलौकिक विग्रह जिसमें जन साधारण में प्रयोग नहीं किया जाए, अर्थात लौकिक विग्रह वो होगा कि प्रकृति प्रत्यय को दर्शाने वाला, अर्थात जिनमें प्रत्यय दिया हुआ हो और कोई शब्द है उसका मूल शब्द दिया हुआ। जैसे बात करें शब्द निर्मक्षिकम में मक्षिका शब्द कौन सा दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों शब्द है मक्षिका, जो मूल शब्द है जिसको क्या कह सकते हो दोस्तों? प्रकृति का अर्थ होता है मूल, और प्रत्यय है यहाँ पे दोस्तों आम, निर और सु। इस प्रकार
अलौकिक विग्रह में क्या होगा दोस्तों, किसी भी शब्द का मूल शब्द लिखा हुआ होगा और उसके साथ में कोई न कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, उसे अपन अलौकिक विग्रह कहते हैं। अर्थात प्रकृति प्रत्यय को दर्शाने वाले प्रत्यय ही क्या कहलाएंगे दोस्तों, अलौकिक विग्रह कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें समास के भेद। समास के भेदों में दोस्तों समास के कुल 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले हैं अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुवीर्य और पांचवा केवल समास। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि हिंदी में केवल समास नहीं होता है, संस्कृत में केवल समास के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे दोस्तों तत्पुरुष जो समास है इसके अंतर्गत 2 उसके उपभेद भी बताए गए। एक तो होता है कर्मधारय, दूसरा होता है द्विगु समास। क्या होता है दोस्तों, द्विगु, जो तत्पुरुष के भेद माने गए हैं। चौथा बहुवीर्य और पांचवा केवल समास। और आज हम बात करेंगे दोस्तों अव्ययभाव समास के बारे में। दोस्तों उससे पहले हम बात करेंगे समास के नाम। दोस्तों समास के नाम एक श्लोक के माध्यम से कैसे पढ़े हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये श्लोक है, द्वंद्वो द्विगुरपि च अहम मद गेहे नित्य अव्ययभावः तत्पुरुष कर्मधारय येन अहम श्याम बहुवीर्य। अर्थात दोस्तों यहाँ पे कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है द्वंद्वोर द्विगुरपि। द्वंद्व का अर्थ हुआ है कि हम दो हैं और तथा द्विगुर, द्विगु का अर्थ होता है घाय, द्विगु हमारे 2 घाय बछड़े हैं, और च अहम और मेरे पास दरिद्र मद गए, मेरे घर में दरिद्रता के कारण नित्य अव्ययी अर्थात पैसों का अभाव है, इस कारण से इस समास का नाम पड़ा अव्ययभाव। फिर बात करते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष इस कारण से कर्मधार, इससे आप मुझे कोई कार्य करवाएं जिससे मैं क्या हो सकूं, धन्य ध्यान से संपन्न हो सकूं, इस प्रकार इसका नाम पड़ा बहुवीर्य। तो दोस्तों इसको समझते, द्वंद्व का अर्थ हुआ हम 2 प्राणी हैं तो द्वंद्व समास हुआ। द्विगु हमारे पास गाय बछड़े हैं तो इसका नाम पड़ा द्विगु। और मद गए हैं नित्य अव्ययभाव, हमारे घर में दरिद्रता के कारण नित्य अभाव है पैसों का, इस कारण इसका नाम अव्ययभाव पड़ा। और तत्पुरुष करना, इस कारण से आप हमें कुछ काम दीजिए, कर्मधारय तत्पुरुष, तत्पुरुष शब्द समास हुआ, कर्मधारय नाम हुआ। ये नाम जिससे क्या हुआ, श्याम बहुवीर्य, जिससे हम धन्य ध्यान से संपन्न हो जाए, इस कारण से इसका नाम पड़ा बहुवीर्य। तो दोस्तों इस प्रकार समास के नाम पढ़े हैं। बात करते हैं समास विग्रह के आधार पर समासों की पहचान, कि विग्रह के आधार पर आप कैसे पहचानोगे कि समास इन शब्द में ये समास बना हुआ है। तो दोस्तों से श्लोक के माध्यम से समझते हैं हम। आपका श्लोक है, चकार बहुलो द्वंद्व च चासौ कर्मधारय यस्य येषां बहुवीर्य शेष तत्पुरुषयो मत। अर्थात चकार बहुलो अर्थात जिस समास शब्द में च शब्द का बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे दोस्तों कौन सा समास होगा, आपका द्वंद्व समास। कौन सा होगा, द्वंद्व। और दूसरे स चासो कर्मधारय, और जिस समास विग्रह में स चासो शब्द जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे आपका कौन सा समास होगा दोस्तों, कर्मधारय समास। यस्य येषां बहुवीर्य, और जिस समास में यस्य येषां शब्दों का प्रयोग हुआ हो वहाँ पे आपका बहुवीर्य समास होगा। और शेष तत्पुरुषयो, और जो शेष बचे हैं शब्द वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार दोस्तों विग्रह के आधार पे आप समासों की पहचान कर सकते हो। हम बात करते हैं नेक्स्ट अव्ययभाव समास। दोस्तों अव्ययभाव समास का एक सूत्र है, पूर्व पद अर्थ प्रदानो अव्ययभाव। अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रदान हो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। तो दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कि इस समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। इसका मुख्य पद क्या होता है, प्रथम पद। दूसरा है, इस समास में प्रथम पद कोई उपसर्ग या अवयव शब्द होता है तथा समस्त पद सामासिक पद भी अवयव शब्द माना। अर्थात जिसमें जो प्रथम पद जो अवयव या उपसर्ग होगा उस कारण से उसका जो उत्तर पद होगा वो भी समस्त पद मिलकर के अवयव शब्द बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इस समास में बने शब्द सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों ये जो अव्ययभाव समास के जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। अब दोस्तों इस समास का एक सूत्र है,
जिस कारण से ये संपूर्ण समास के शब्द बन सकते हैं कि अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यवृत यथा अभावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य युग पद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। अर्थात दोस्तों इस सूत्र में 16 अर्थों में अविभाव समास को समझाया गया है और ये समास 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इनके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले विभक्ति, अव्यम विभक्ति। जो सबसे पहला जो सूत्र है वो है विभक्ति वाला। दोस्तों यहाँ पे विभक्ति है जिसका एक उदाहरण लेते हैं, अधिहरि अधिगोपम। तो दोस्तों यहाँ पे देखना कि विभक्ति के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है दोस्तों, अधि उपसर्ग। सबसे पहले बात यह ध्यान रखना कि कौन सा उपसर्ग लगेगा, अधि उपसर्ग विभक्ति के अर्थ में। और इसका लौकिक विग्रह, अर्थात अगर इसका विग्रह करेंगे तो दोस्तों इसका विग्रह होगा हरो इति। तो अर्थात विभक्ति शब्द के साथ में इति शब्द जोड़ दिया जाता है जब अधि उपसर्ग लगा हुआ हो। और साथ में क्या होता है दोस्तों, जो मूल शब्द होता है, जैसे यहाँ पे अधिहरि में मूल शब्द हरि है, तो यहाँ पे इसको सप्तमी विभक्ति का एक वचन में लिख दिया जाता है। तो इसका संधि विच्छेद समास विग्रह हुआ हरो इति। और इसका अलौकिक विग्रह होगा हरि गी अधि। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे उसी प्रकार दूसरा शब्द है इसका अधिगोपम, तो गोपो इति गोपी इति अधिगोपम गोपा गी अधि सु। इसी प्रकार अगला शब्द है समीपम। समीप का अर्थ होता है पास में, जिसमें उप उपसर्ग लगता है। तो समीप के अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उप उपसर्ग। तो इसके शब्द है जैसे उपकृष्णम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो मूल शब्द है उसको क्या करते हैं दोस्तों, षष्ठी या विभक्ति के एक वचन या बहुवचन में लिख दिया। जैसे उपकृष्ण है तो कृष्णस्य समीपम, उपकृष्ण में उप के साथ में समीप शब्द जोड़ दिया जाता है। तो इसका लौकिक विग्रह करोगे जब संधि विच्छेद समास विग्रह, तो कृष्णस्य समीपम। और इसका अलौकिक विग्रह होगा कृष्ण धन गस प्लस उप। उसी प्रकार है उपगंगम। दोस्तों ये शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। उपगंगम गंगाया समीपम, उप यमुनम यमुनाया समीपम। उस प्रकार इनके लौकिक विग्रह होंगे गंगा प्लस घस प्लस उप, यमुना प्लस घस प्लस उप। उसी प्रकार दूसरा होगा। उसके बाद तीसरे शब्द की बात करते हैं समृद्धि के अर्थ में, जिसमें सु उपसर्ग लगा होता है, जैसे सुमद्रम, तो मद्राणाम समृद्धि, मद्र प्लस आम प्लस सु। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रीट एग्जाम की अगर जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए अधिकतर एग्जाम में यही शब्द पूछे जाते हैं। उपशब्द में कौन सा समास है दोस्तों, सीधा आपको स उपसर्ग लग रहा है तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अविभाव समास हुआ। वहाँ पे आपको लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह के बारे में नहीं पूछा। लेकिन जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें उनमें ये लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह के बारे में पूछा जाता है विस्तृत रूप से। बात करते हैं नेक्स्ट सु केरलम, केरला नाम समृद्धि, केरल प्लस आम प्लस सु, इसका समास विग्रह हुआ सुमगधम, मगधा नाम समृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पे समृद्धि में जो सु उपसर्ग लगा, इसी प्रकार आगे और भी सु संबंधित उपसर्ग आएंगे। तो वहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि ऐसे शब्द जिसके आगे कोई संख्यावाची शब्द हो, जैसे मुद्र, केरल, मगध, ये जो है संज्ञावाचक शब्द है। इस कारण से यहाँ पे समृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बात करते हैं चौथा वृद्धि के अर्थ में विवृद्धि, जिसका उपसर्ग लगता है दुर। इसका समास विग्रह शब्द होगा दुर्यवनम, तो यमुना नाम व्यवृद्धि, जिसमें दोस्तों क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन या बहुवचन में लिखा जाता है। जैसे दुर्मूढ़म, तो मूढ़ा नाम व्यवृद्धि, दुशकम, तो शका नाम व्यवृद्धि। इस प्रकार अगले नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में दोस्तों निर उपसर्ग लगता है, जिसका शब्द है निर्मक्षिकम। दोस्तों ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जिसका समास विग्रह होगा मक्षिका नाम अभाव, जिसका अलौकिक विग्रह होता है मक्षिका धन आम प्लस निर। उसी प्रकार एक दूसरा शब्द है निर्जनम, जना नाम अभाव, जहाँ लोगों का अभाव हो वहाँ निर्जन, जन धन आम धन निर। उसी प्रकार अत्य, अत्य के अर्थ अति उपसर्ग लगता है, जिसका अर्थ होता है ध्वंस या नाश करना। जैसे शब्द है अति हिमम, तो हिमस्य अत्य। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिख दिया जाता है, तो हिमस्य अत्य है। उसी प्रकार अति शीतम, तो क्या होगा शीतस्य अत्य, शीत घस प्लस अति। नेक्स्ट बात करते हैं असंप्रति अर्थ में।
जिसका अर्थ असमायोचित, जैसे अतिक्रीडम, तो क्रीडा नाम, तो क्रीडा संप्रति न युज्यते। दोस्तों इसका समास विग्रह क्या होता है कि क्रीड़ा शब्द का मूल शब्द लिख लिया जाता और साथ में संप्रति न युज्यते शब्द जोड़ दिया जाते जब असंप्रति अर्थ में समास शब्द पूछा जाए। जैसे अति हासम, तो क्या होगा, हास संप्रति न युज्यते, हास घस अति। अगला शब्द है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में प्रकाशित न होना, अर्थात प्रकाशित होना, जिसमें शब्द है इति हरि। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे कोई उपसर्ग न जोड़ के यहाँ पे हरि शब्द के आगे इति शब्द जोड़ दिया जाता और हरि शब्द से प्रकाश, जैसे शब्द में मूल शब्द हरि लिखा जाता है और साथ में उनका शब्द क्या जोड़ दिया जाता है, शब्दस्य प्रकाश। उसी प्रकार जैसे अति कपिलम, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कपिल शब्दस्य प्रकाश। जब शब्द प्रादुर्भाव में शब्द पूछा जाए, जैसे एग्जाम में आपको पूछ लिया इतिहरि शब्द में कौन सा समास है, तो वहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, अविभाव। लेकिन यहाँ पूछे कि इतिहरि शब्द में कौन से शब्द से हुआ है, तो शब्द प्रादुर्भाव शब्द से यहाँ पे इतिहरि शब्द बना है। नेक्स्ट हम बात करें पश्चात अर्थ में। पश्चात अर्थ में दोस्तों उपसर्ग लगता है इसमें अनु विष्णु, अनु गुरु। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शब्द है अनु विष्णु, तो इसका अर्थ क्या होता है, विष्णु पश्चात। इसमें क्या होता है दोस्तों, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखकर मूल शब्द में और पीछे पश्चात शब्द जोड़ दिया जाता है, तो शब्द बनता है विष्णु पश्चात। तो इसका अलौकिक विग्रह होगा विष्णु धन घस धन अनु। उसी प्रकार अनु गुरु, तो क्या होगा, गुरु की षष्ठी का एक वचन गुरु पश्चात, अनु गुरु प्लस घस प्लस अनु। उसी प्रकार अब बात करते हैं नेक्स्ट यथा शब्द। दोस्तों यहाँ पे यथा शब्द है जो चार अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक तो योग्यता के अर्थ में, एक विवक्षा के अर्थ में, एक पदार्थान्वयी वृत्ति के अर्थ में और एक सादृश्य के अर्थ में। तो दोस्तों योग्यता के अर्थ में जो शब्द बनता है वो होता है अनुरूपम, जो एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों ये अनुरूपम शब्द, जिसका समास विग्रह होता है रूपस्य योग्यम। क्या होगा दोस्तों, रूपस्य योग्यम। और जिसका अलौकिक विग्रह होगा रूप धन घस धन अनु। अगला शब्द है विप्सा के अर्थ में प्रत्येकम शब्द। प्रत्येक शब्द का समास विग्रह होगा एकम एकम प्रति, एक धन अम प्लस प्रति। पदार्थान्वयी वृत्ति के अर्थ में होता है यथाशक्ति, जो एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अव्ययभाव समास का सबसे इंपोर्टेंट शब्द है यथाशक्ति। अगर एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में पूछ ले यथाशक्ति शब्द में अव्ययभाव समास किस अर्थ में होता है, तो पदार्थान्वयी वृत्ति अर्थ में होता है, जिसका समास विग्रह होता है शक्तिम अनतिक्रम्य। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शब्द ही आप याद कर लेना कि इसका समास विग्रह क्या होता है, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति धन घस धन यथा। नेक्स्ट बात करते हैं सादृश्य के अर्थ में सहरि शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, पहले भी आया दोस्तों स विष्णु स समुद्रम, तो यहाँ पे सहरि आया, तो हरे सादृश्यम, जिसमें क्या होगा दोस्तों, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखकर सादृश्य शब्द जोड़ दिया जाते हैं, जैसे हरि धन टा धन सह, जिसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें सह शब्द होगा सादृश्य अर्थ में, तो सहरि बना। फिर अगला अनुपूर्व्य, जो क्रम अर्थ में अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ से अनुपूर्व्यन। इसमें क्या होता है दोस्तों, अवस्था सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें पीछे अनुपूर्व शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे ऊपर अनु विष्णु आया तो यहाँ पे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, और यहाँ पे अनुज्येष्ठम शब्द आया, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों का समास विग्रह करना चाहिए। तो यहाँ पे ज्येष्ठस्य कर सकते थे अपन, ज्येष्ठस्य पश्चात, लेकिन ध्यान देना दोस्तों पश्चात के अर्थ में कब होगा, जब कोई व्यक्तिवाचक शब्द दे रखा होगा, और अनुपूर्व के अर्थ में जब अनु उपसर्ग लगा हुआ और कोई अवस्थावाचक शब्द दे रखा है, तो वहाँ पे अनुपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब लौकिक विग्रह करते हो तो क्या होगा, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। अगला है योग्य पदार्थ में। दोस्तों योग्य पदार्थ में एक साथ होना, जैसे सचक्रम, तो इसका समास विग्रह हो चक्रेण युगपत। ये भी एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका समास विग्रह होता है चक्रेण युगपत, जिसका अलौकिक विग्रह होता है चक्र धन टा धन सह। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों सादृश्य अर्थ में ससखी, जिसका लौकिक विग्रह होता है सदृश्य सख्या, सखी धन टा धन सह। उसी प्रकार सहरि का समास विग्रह होगा सदृश्य धन हरिणा। इसमें क्या होता है दोस्तों, मूल शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन लिख दिया जाता है, जैसे हरि धन टा धन सह। संप्रति के अर्थ में सशत्रम,
छत्राणाम संपत्ति। इसमें क्या होता है, मूल शब्दों को षष्ठी विभक्ति में लिखकर बहुवचन में और अंत में संपत्ति शब्द जोड़ दिया जाता है। जिस वजह से ये संपत्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है सशत्रम, जिसका अर्थ है शत्र धन विष धन शह। उसी प्रकार साकल्य अर्थ में जिसका अर्थ संपूर्ण शतृणम, तृणम धन अपि अपरितज्य। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें कोई शब्द लिखा हुआ तृणम, इसके आगे आपको क्या जोड़ना, अपि अपरितज्य शब्द जोड़ देना साकल्य अर्थ में, जिसका अलौकिक विग्रह होगा तृण धन टा धन सह। फिर अंत वचन पर्यंत के अर्थ में जैसे सा अग्नि, ये भी दोस्तों एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द। सा अग्नि शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों यहाँ पे स अग्नि स उपसर्ग लग रहा है, इस वजह से ये अव्ययीभाव समास है। लेकिन अगर इसका समास विग्रह पूछे तो क्या होगा, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, और इसका अलौकिक विग्रह होगा अग्नि धन टा धन सह। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सर्वज्ञान एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करते हैं नेक्स्ट अब उन समासों में। दोस्तों अव्ययीभाव समास में कुछ अपवाद सूचक शब्द भी होते हैं, जैसे सूत्र हैं नदीवेश्य सूत्र, जो ये सूत्र कहता है कि नदीवाचक शब्दों में अगर कोई संख्यावाचक शब्द हो आगे तो वहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, आपका अव्ययीभाव समास। दोस्तों ये सूत्र बड़े ही इंपॉर्टेंट है संस्कृत में, और इससे संबंधित अधिकतर एग्जाम में शब्द पूछे जाते हैं इसमें कौन सा समास है, और वहाँ पे अपन कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द हैं तो वहाँ पे शब्द कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। लेकिन वहाँ पे अपन गलती कर देते हैं कि पीछे जो उसका उत्तर पद होता है वो कौन सा होता है, कोई नदीवाचक शब्द होता है। जैसे शब्द है सप्तगंगम, दोस्तों यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुई, सप्तगंगम शब्द है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सप्ता नाम गंगा नाम समार। तो दोस्तों यहाँ पे नदीवेश्य शब्द के अर्थ में जब अव्ययीभाव समास करते हैं तो यहाँ पे समाहार अर्थ में होता है। किस अर्थ में दोस्तों, समाहार अर्थ में। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सप्ता नाम गंगा नाम समाहार, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम के लिए। फिर दिव्य यमुनम, तो दिव्य यमुनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, द्वयो यमुनयो समाहार, जिसका अलौकिक विग्रह होता है द्विओष प्लस यमुना प्लस ओष। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार अगला शब्द है पंचगंगम, जो एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है पंचगंगम। एग्जाम में पूछ लिया पंचगंगम शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको क्या राइट करना है, अव्ययीभाव समास। तो इसका समास विग्रह होता है पंचा नाम गंगा नाम समाहार, जिसका अलौकिक विग्रह होता है पंच धन आम धन गंगा धन आम। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि अगर नदीवाचक शब्दों के साथ में अगर उसका कोई विशेषण शब्द जोड़ दिया जाए तो भी वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे शब्द है गंगा शब्द, अगर उसके साथ में अगर लोहित शब्द जोड़ा, लोहित गंगा, जैसे शब्द है उन्मुद गंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उन्मता गंगा यस्मिन देशे, जिसका समास विग्रह होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान देना कि कौन सा समास होगा, वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट सूत्र की बात करें, संख्या वंशेन, अर्थात संख्या शब्दों के साथ में अगर वंशवाचक शब्द जो विद्या से या जन्म से हो, जिसमें ऋषि मुनियों शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर भी दोस्तों अव्ययीभाव समास होता है। जैसे द्विमुनि, दोस्तों क्या शब्द है, द्विमुनि, तो यहाँ पे इसका समास विग्रह होगा दोस्तों, वो क्या होगा, द्वयो मुनि वंशयो, द्विमुनि का। दोस्तों यहाँ पे आप कन्फ्यूज की तरह द्वि शब्द दे रखा, द्विगु समास करो, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे वंशवाचक मुनि शब्द के कारण द्विसंख्यावाचक शब्द लिखने से यहाँ पे क्या हुआ, मुनि वजह से अव्ययीभाव समास हुआ। इसी प्रकार अगला शब्द जैसे देखें त्रिमुनि, तो क्या होगा दोस्तों, त्रय मुनय वंश्या। उसी प्रकार एक विंशति भारध्वजों, भारध्वजम, तो क्या होगा, एक विंशति भारध्वजा वंश्या। अगला सूत्र है अक्षय श्लाका संख्या परिणा, अर्थात कि अक्ष शब्द के साथ, श्लाका शब्द के साथ और संख्या में दोस्तों 1 से 4 तक की संख्या के साथ में अगर उत्तर पद में परि शब्द परि उपसर्ग लगा हुआ हो, दोस्तों कौन सा उपसर्ग, परि उपसर्ग, तो वहाँ पर उसका समास विग्रह करते समय आपको क्या करना दोस्तों कि प्रथम पद जो मूल शब्द होता है उसमें तृतीय विभक्ति में लिखकर आगे विपरीतम व्रतम शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे शब्द है अक्षपरि, ठीक है, अक्षय शब्द के साथ में परि उपसर्ग लगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो समास
है वो अव्ययभाव समास है, लेकिन इसका समास विग्रह क्या होगा कि अक्ष शब्द मूल है उसको तृतीय विभक्ति में लिखेंगे तो उसको क्या होगा अक्षेण, और परि के हटाकर क्या लिखोगे शब्द विपरीतम वृतम, तो इसका अलौकिक विग्रह होता है वृक्ष धन टा धन परि। उसी प्रकार है शलाका परि, तो शलाकाया विपरीतम, वृतम एक परि, द्विपरि, त्रयपरि, चत्वार परि। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से 4 तक की संख्या के लिए जब आए तो एकेन विपरीतम वृतम करके इसका आप समास विग्रह कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर संख्या 5 दे दी जाए तो दोस्तों वहाँ पे समास विग्रह ये न होकर कोई अन्य समास होगा। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने नहीं किया हो, और बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।